जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका अपना गुरु अमरीश श्रीवास्तव आप सभी का खान ग्लोबल में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं सारे बच्चे जानदार, शानदार, मस्त, लाजवाब होंगे। लास्ट क्लास जहां तक मैं देख पा रहा हूं हम लोग पढ़ चुके थे फ्रांस की क्रांति, रशियन रिवॉल्यूशन, और हमें शुरू करना है क्या, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ठीक है, जर्मनी का एकीकरण। अच्छा, आपका क्वेश्चन कहाँ से आता है, अगर आना भी होता है तो मैं आपको बता देता हूँ। रशियन रिवॉल्यूशन। अब शुरू करते हैं, हम आपको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की तरफ ले चलते हैं। ठीक है, आपने क्या क्या पढ़ लिया तो एक बार बता देते। विश्व इतिहास में क्या क्या आपने कवर कर लिया। विश्व इतिहास में कई सारी चीजें आपने पढ़ लिया। विश्व इतिहास में क्या क्या पढ़ लिया आप लोगों ने, कई सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ लिया। वर्ल्ड हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री में आपका जो हो गया वो क्या क्या हो गया। तो पुनर्जागरण, पुनर्जागरण, अमेरिका की क्रांति, अमेरिका की क्रांति और रूस की क्रांति, अमेरिकन रिवॉल्यूशन, रशियन रिवॉल्यूशन और फ्रांस की क्रांति, फ्रांस की क्रांति। और आपने क्या पढ़ लिया, फ्रांस की क्रांति यानी नेपोलियन को पढ़ लिया, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण तो यही व्यक्ति है। और आपने क्या पढ़ लिया, इटली का एकीकरण, इटली का एकीकरण और किसका, जर्मनी का एकीकरण। ये आप लोगों ने पढ़ लिया। ठीक है, हाँ, खूनी रविवार, वो रूस की क्रांति खत्म हो चुका है, उतना ही था। हाँ, ये सारी बातें आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया बेटा। ठीक है, अब आपका क्या बच रहा, लगभग नहीं के बराबर अब कुछ बचा है। तो ये लगभग आपका जो एग्जाम में सवाल आता है, आपके एग्जाम में अगर सवाल भी आता है तो ये तीनों से कंप्लीट रहता है, इसी से आपके क्वेश्चन आते हैं। जो भी क्वेश्चन आने भी होते हैं इसी से आते हैं। मतलब आप अगर पढ़ना भी आपकी बहुत इच्छा कर रही है, बहुत इच्छा कर रही है, मतलब मुझे पढ़ना ही पढ़ना वर्ल्ड हिस्ट्री, बहुत सारा बच्चा होता है उसको खुजली मस्ती कि नहीं पढ़ना ही पढ़ना है, तो ठीक है, मुट्ठी भर बाजरा वाला कंसेप्ट आप मत लागू करिए। पुनर्जागरण, अमेरिका, रूस की क्रांति, ये तीन कवर कर लीजिए, बाकी आपकी मर्जी है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आते हैं कौन सा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की तरफ आते हैं। ठीक है, ये मतलब तीन आपको करना है, बाकी आप पढ़ो छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं प्रथम विश्व युद्ध की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखो, प्रथम विश्व युद्ध की जब बात आ जाती है बेटा, इसमें कई सारे फैक्टर आपको देखने को मिलते हैं। कब, ये 28 जुलाई 1914 को शुरू हुआ था। कब वो 28 जुलाई 1914 की शुरुआत हुई थी और ये कब 4 वर्षों तक चलता है, और इसमें लगभग 37 देशों ने पार्टिसिपेट किया, किसी न किसी रूप में भाग लेते हैं। कितनी कंट्री भाग लेती, लगभग 37 कंट्रीज में भाग लेती। लगभग कितने, 37 देशों ने, लगभग 37 कंट्रीज ने भाग लिया। ठीक है, अब इसका कारण क्या था, प्रथम विश्व युद्ध का कारण क्या था, तो सभी के कुछ ना कुछ कारण होते हैं, कुछ ना कुछ रीजन होते हैं। तो इसका कारण क्या था, आर्थिक साम्राज्यवाद। आर्थिक साम्राज्यवाद का मतलब क्या हो गया कि सभी लोग, औद्योगिक क्रांति हो और यूरोप में साम्राज्यवाद को प्रोत्साहन मिलने लगा। मतलब सभी लोग अपने अपने साम्राज्य का विस्तार करने लगते हैं। सब लोग चाहते हैं उनका साम्राज्य खूब बड़ा हो, खूब विस्तार हो। औद्योगिक क्रांति से भाई उद्योग हो गए तो कच्चा माल की जरूरत इन्हें महसूस होने लगी। ठीक, उद्योग धंधों को संचालित करना था, और संचालित करने के लिए जरूरी क्या है, कच्चा माल मिले और तैयार माल के लिए एक बाजार मिले। कच्चा माल, और कच्चा माल कहां मिलेगा, किसी न किसी कंट्री में मिलेगा, किसी न किसी देश में मिलेगा। और उस तैयार माल की क्या करेंगे, बिक्री के लिए उन्हें क्या चाहिए, एक बाजार चाहिए, एक मार्केट चाहिए। ठीक, बिना मार्केट के तो कोई काम कर नहीं सकते, उन्हें एक मार्केट चाहिए था। आवश्यकता अनुभव हुई और यूरोप में युद्ध का वातावरण धीरे धीरे तैयार होने लगा। सभी लोग, सभी देश अपना अपना विस्तार करने लगते हैं, अपना अपना राज्य अनेक अनेक देशों में शुरू करने लगते हैं। और उसी के क्रम में हम बड़ा कि हम बड़ा, मतलब हमारा ज्यादा राज्य कि हमारा ज्यादा राज्य,
तो जमीनों को लेकर के टकराव हो। जैसे गांव में देखोगे अगर छोटी छोटी जमीन होती है उसी के लिए मतलब उसका कोई अर्थहीन जमीन होती है उसके लिए आपस में दो भाई लोग लड़ जाते हैं। इवन जो भाई कभी अंगूठा पकड़ के चलाता है घर में, याद करो जरा, बचपन में जब आप छोटे होते हो तो आपका बड़ा भाई क्या करता है, उंगली पकड़ के चलना सिखाता है। और ऐसी परिस्थितियां समय में आ जाती हैं कि विवाद के कारण से एक दूसरे को जान लेने का तैयार हो जाते हैं, तो ये कंडीशन यहां तक बन जाती है। ठीक, तो ये बड़ी सहायक सिद्ध होती है, तो ये सबसे बड़ी कारण मानी जाती है। दूसरी बात कर लेते हैं गोपनीय संधियां, मतलब इकोनॉमिक इंपीरियलिज्म सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारण होता है। गोपनीय संधियां, गोपनीय संधियां का मतलब कॉन्फिडेंशियल ट्रीटी। सभी लोग गुप्त रूप से संधि करने लगते हैं, जितने भी रजवाड़े थे सभी संधि करने लगे। हाँ, मर्डर, वही तो मैं कह रहा हूं कि छोटे होते तो उंगली पकड़ के चलना सिखाते हैं, बड़े होने पे मर्डर वाली कहानी आ जाती है। प्रथम विश्व युद्ध का जो मौलिक कारण माना जाता है गोपनीय संधियां मानी जाती है, और इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण था, सबसे पहले जो गोपनीय संधि करता है बिस्मार्क, जर्मनी का जो चांसलर था बिस्मार्क, ये स्टार्ट कर देता है और गुटबंदी की प्रथा शुरू हो जाती है और सभी कंट्री अपना धीरे धीरे करके आंतरिक समझौता करना स्टार्ट करती है, जो इस युद्ध का और बड़ा कारण बनता है। कहते हैं गुप्त रूप से की गई संधियां हमेशा नुकसानदायक होती है। तीसरा, उग्र राष्ट्रीयता। उग्र राष्ट्रीयता का मतलब हो गया कि फ्रांस की राजक्रांति के बाद फ्रेंच रिवॉल्यूशन खत्म हुआ। फ्रेंच रिवॉल्यूशन जब खत्म होता 1789 में, तो सभी लोगों के लिए अपने अपने भावना आती है, राष्ट्रीयता की भावना यूरोपीय राज्यों में आने लगती है। ठीक, सभी यूरोपीय राज्यों में राष्ट्रीयता की भावना। राष्ट्रीयता की भावना का मतलब जैसे हम लोगों के अंदर अगर राष्ट्रीयता नहीं आती तो आज हम लोग आजाद नहीं होते। सिंपल सा बात समझो, आज हम लोग अपने अपने जाति के नाम पर बहुत कम लड़ते हैं। हालांकि देखो भाई, लड़ने के लिए तो काम बहुत सारे लोग करते ही हैं, जिनका काम ही है कि आपस में नहीं लड़ा तो लड़ते रहें, लेकिन एक्चुअल में पूछोगे तो हम लोग लड़ना नहीं पसंद करते। हम लोग पीसफुल रहना पसंद करते हैं, बिल्कुल शांति से रहना पसंद करते हैं, बिल्कुल शांति से। हमारा उद्देश्य लड़ाई वड़ाई करना नहीं होता। लेकिन बहुत सारे लोग जो धर्म के नाम पे लड़ाना पसंद करते हैं कि लड़ जाए धर्म के नाम पे, ये लोग हम आराम से बैठे रहे। आज हम लोगों का एक ही एजेंडा होता है, हम भारत के लोग, नेशनलिज्म इसी को कहते हैं, इसको कहते हैं राष्ट्रवाद। तो ये भी सबसे बड़ा कारण था कि सब लोग, जर्मन वाले इकट्ठा हो रहे थे, यूरोप वाले कहते हैं, जर्मन वाले कहते हैं हम महान ग्रेट हैं, वो कहते हैं हम ग्रेट हैं। तो राष्ट्रीयता की भावना भी कहीं ना कहीं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के लिए जिम्मेदार मानी जाती है। मोरक्को का संकट। अब मोरक्को कहां पर है, तो मोरक्को कहां पर है, तो आप देखिएगा दक्षिण अफ्रीका में। मोरक्को में क्या हुआ, 1911 में मोरक्को का संकट उत्पन्न हो गया। क्या हुआ था, फ्रांस की क्रांति, फ्रांस ने मोरक्को की क्रांति का दमन करने के लिए एक सेना भेजी थी, और जिसका विरोध कौन कर रहा था, जर्मनी कर रहा था कि मत भेजिए। उसका विरोध कौन कर रहा था, जर्मनी कर रहा था। मोरक्को में अपने एक जहाजी बेड़े को भेज दिया विरोध करते हुए। जब मोरक्को में आर्थिक संकट, फ्रांस मोरक्को का दमन करना चाह रहा था और जर्मनी उसका विरोध कर रहा था, तो उसको रोकने के लिए जर्मनी ने भेज दिया। हो गया दोनों के बीच युद्ध की संभावना बनने लगी, और जब भी युद्ध की संभावना बनने लगी तो इंग्लैंड का साथ देने के लिए आ गया कौन, फ्रांस। जब आपके साथ है, फिर समस्या शुरू हो गई। ठीक, फिर से आपस में टकराने लगे भाई, युद्ध की पृष्ठभूमि और शुरू हो गई कि भाई कहीं ना कहीं, यानी सेकंड रन जो होता, सेकंड मोरक्को क्राइसिस, मोरक्कन क्राइसिस माना जाता है 1911 का। चलिए इसके बाद और बात कर लेते हैं, क्या आ जाता है, बाल्कन संकट। बाल्कन संकट में अगर हम बात कर लेते हैं तो टर्की के सुल्तान की नीतियों के कारण वहां की सारी जनता, जो सबसे बड़ा बाल्कन संकट, क्योंकि टर्की का जो सुल्तान था उसकी नीतियों के कारण वहां की सारी जनता परेशान होने लगी। पूरी की पूरी पब्लिक सुल्तान की नीतियों से परेशान होने लगी और पूरा करप्ट था, भ्रष्ट कह लीजिए। टर्की में पूरी तरह से अव्यवस्था फैल गई, पूरी तरह से अव्यवस्था। और 1911 में इटली ने त्रिपोली शहर पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया, और इससे सभी राज्य, जितने भी राज्य थे उत्साहित होकर बाल्कन राज्यों ने 1912 में टर्की पर आक्रमण कर दिया। हो गया कहानी, टर्की बुरी तरह पराजित हुआ, और टर्की को जब पराजित कर दिया इन राज्यों ने, तो फिर टर्की का बंटवारा करने लगे। और बंटवारा करने लगे तो बंटवारे में जानते हो ना, थोड़ी थोड़ी डिमांड को लेकर के, कहते हैं ना सब कुछ करना आसान होता, बंटवारा करना बड़ा मुश्किल होता है। घर का बंटवारा होता ही होता है, आप सबको पता है कि अगर घर में आज नहीं तो कल बंटवारा होना ही होना है।
अगर किसी के 3 भाई हैं, 2 भाई हैं, तो एक ना एक दिन तीनों लोग अलग होंगे होंगे, आज नहीं तो कल, ये अटल सत्य है। कभी ना कभी अलग होंगे और अलग होंगे तो कैसा भी नेचर हो सकता है। बंटवारे में छोटी छोटी चीजें होती कि भाई नहीं ये तो हमारा था, तुम कैसे ले सकते हो, ये तो हमारा था, तुम कैसे ले सकते हो। इस बंटवारे में किसी न किसी व्यक्ति को सैक्रिफाइस करना पड़ता है। सैक्रिफाइस का मतलब अपना त्याग करना पड़ता है कि चलो भाई ठीक है तुम ही ले जाओ। और उस बंटवारे में एक व्यक्ति होता है जो सबसे ज्यादा लाभान्वित होता है। वो कौन होता है? वो उसका नेचर थोड़ा खराब प्रवृत्ति का होता है, वो ज्यादा लाभान्वित होता है। बंटवारा होता ही होता है, आज नहीं तो कल बंटवारा होना ही होना है। हमेशा अपने लाभ के, वो लालची स्वभाव का होता है, उसका पेट कभी नहीं भर सकता, उसे कितना भी खिलाते रहो। गांव में अपने ले लो भाई, ज्यादा मत सोचो, अपने परिवार में सोच लो। अगर 4 चाचा ताऊ लोग होंगे, आपस में बंटवारा होगा, एक चाचा ऐसा होगा जो बड़ा अमीर बैठा पड़ा होगा, सबका हड़प करके बैठा हो। कहते ना हमारा सारा प्रॉपर्टी हमारे उसके बाबा ने हड़प लिया, उसके दादा ने हड़प लिया, तो कोई ना कोई हड़प लेता है बेशक उनके पास, और बेचारे वो गरीबी में जी रहे होते हैं, उनके बच्चे गरीबी में जी रहे होते हैं। उसका कारण होता है उसके पापा सीधे साधे थे, और सीधे साधे थे। अब भाई वो कहेंगे चलो यार कौन जाएगा मार करने, ले जाने दो उससे। ऐसा नहीं कि वो मार नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि उससे वो कमजोर है, बिल्कुल नहीं है। वो सिर्फ सुकून की जीवन चाहते हैं, वो पैसे के पीछे नहीं भागते। वो कहते हैं हमें सुकून का जीवन चाहिए, हमें झगड़ा नहीं चाहिए, हमें सुकून का जीवन चाहिए। ऐसा नहीं कि वो लड़ नहीं सकता, बिल्कुल लड़ सकता है, नथिंग इज इम्पॉसिबल, लेकिन वो सुकून खोजता है। और सुकून वो डिपेंड करता है, देखो जरूरी नहीं। यहां ये मैं आपको समझाने के लिए, यहां पर तो ठीक उल्टा होगा, यहां पर ठीक उल्टा होगा मोनू, टेंशन ना लीजिए, यहां पर ठीक उल्टा होगा, यहां पर ठीक उल्टा होगा। ये तो आपको समझाने के लिए मैंने बताया। यहां पर क्या था, बंटवारा हो रहा था, और जब बंटवारा हो रहा था तो कोई झुकने को तैयार नहीं था। बंटवारा हो रहा था तो कोई झुकने को तैयार नहीं था, ठीक कोई। टर्की बुरी तरह से पराजित कर दिया गया, और टर्की में बाल्कन राज्यों ने लूट के माल का विभाजन के विवाद पर आपस में संघर्ष छेड़ दिया कि हम नहीं झुकेंगे, हम नहीं झुकेंगे। ठीक हो गया बवाल। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की पृष्ठभूमि बाल्कन क्राइसिस से भी शुरू हो गई। तो ये सारे कारण थे। तत्कालिक कारण क्या था? आर्कड्यूज फ्रांस यानी फर्डिनेंड, उन्हीं को कहा जाता है फर्डिनेंड की हत्या कर दिया गया। हत्या कहां कर दिया गया? इनको हत्या करने में कहा जाता है ब्लैक हैंड नाम की एक सर्बियाई राष्ट्रवादी आतंकवादी समूह था, जिसे माना जाता है कि उसने फर्डिनेंड की हत्या का असफल प्रयास किया, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। उसके बाद गेवरिले प्रिंसिप नाम का एक व्यक्ति था, 1914 में सर्बियाई राष्ट्रवादी जो था, हत्या कर दी। जब वो कहां पर थे? बोसानिया के कहां पर? सराजो में। तो इनकी हत्या कर दी गई। जो ऑस्ट्रिया और हंगरी दोनों का भाग था, उनका जब हत्या हो गया कहां पर? बोसानिया में, सर्बियाई में, तो मामला यहीं पर खराब हो गया। इसके कारण ऑस्ट्रिया और हंगरी ने सर्बिया में चूंकि युद्ध हुआ था तो सर्बिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दिया। जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कौन है? मोदी जी हैं। अगर मोदी जी कल को चाइना में जाते हैं और उनके साथ कुछ गलत हो जाता है, उनके साथ, हालांकि ऐसा कभी ना हो, कुछ गलत हो जाता तो क्या होता भाई? तो सिंपल सा हम लोग क्या करेंगे? कहीं ना कहीं भारत वाले कहेंगे भैया इसमें तो, अगर गए थे चाइना घूमे तो चाइना वालों ने काम खराब कर दिया, और मेड इन चाइना वालों ने काम खराब कर दिया, तो अब तो भाई वैसे काम नहीं चलेगा, अब चाइना पे अटैक कर दो, ये वाली बात होगी। तो सर्बिया पर ऑस्ट्रिया और हंगरी ने सर्बिया पर क्या कर दिया? युद्ध कर दिया, क्योंकि राजा की हत्या कहां पर हुई थी? सर्बिया। ठीक, तो बोसानिया में हत्या हुई थी और सर्बिया के विरुद्ध में। अब पूरा विश्व 2 खेमों में बंट गया। ठीक, एक हो गया मित्र राष्ट्र, दूसरा हो गया ध्रुवी राष्ट्र। देखो ध्यान से, मित्र राष्ट्र, ध्रुवी राष्ट्र। ध्रुवी राष्ट्रों का नेतृत्व कौन कर रहा था? जर्मनी कर रहा था। इसमें ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली थे। कुल मिलाकर के इसमें अगर 2 बात करोगे, जर्मनी और इटली इधर थे, इटली बाद में उधर चला जाता है। ठीक, इटली लगभग उधर चला जाता है। और बात कर लेते हैं, तो ये 2 राष्ट्र हो गए। नेक्स्ट अगर हम बात कर ले मित्र राष्ट्रों में, तो मित्र राष्ट्रों में कौन हो जाएगा? इंग्लैंड हो जाएगा, जापान हो जाएगा, यूएसए हो जाएगा, और कौन हो जाएगा? रसिया हो जाएगा, फ्रांस हो जाएगा। फ्रांस, रूस, इंग्लैंड, जापान, ये सारे के सारे। और कई सारी गुप्त संधियां हुई, जिसको हमने आपको पहले ही बताया कि बिस्मार्क को माना जाता है। त्रिगुटी का निर्माण 1882 में ऑस्ट्रिया, जर्मनी और इटली का निर्माण हो जाता है। त्रिगुटी जिसे कहते हैं।
और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत होती है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने रूस पर आक्रमण कर दिया, और यह आक्रमण कब किया? तो अगस्त 1914 में, और फ्रांस पर आक्रमण 3 अगस्त 1914 को किया, और प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हो गया। तो तमाम सारी कहानियां बनती चली जाएंगी, प्रथम विश्व युद्ध में तमाम सारी घटनाएं आ जाएंगी। ठीक, इटली बहुत बाद में आता है। इटली आता है 26 अप्रैल 1915 में। इटली मित्र राष्ट्रों में की तरफ से युद्ध करने लगा, जो पहले उधर था बाद में मित्र राष्ट्रों की तरफ चला। ठीक, बदल गए, पाला बदल देता है। प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? तो ध्यान रखना, वुडरो विल्सन नाम था उसका। कौन था? वुडरो विल्सन। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान राष्ट्रपति जो था वुडरो विल्सन था। ठीक है, और 6 अप्रैल 1917 को अमेरिका शामिल होता है। प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका शामिल हुआ। जर्मनी के यू बोट द्वारा इंग्लैंड की लुसितानिया नामक जहाज को डुबाने के बाद अमेरिका विश्व युद्ध में शामिल हुआ था, क्योंकि अमेरिका के 1153 व्यक्तियों में से 128 व्यक्ति अमेरिकी थे। उस जहाज पर मरने वाले 128 व्यक्ति अमेरिकी थे। ये कहावत नहीं सुने हो कि अमेरिका के अगर 100 सैनिकों को मार दो तो अमेरिका वर्ल्ड वॉर छेड़ देता है? सुने हो ना कि नहीं सुने हो? कहा जाता है, अमेरिका की कहावत है कि अमेरिका के 100 लोगों को मार दो, 100 लोगों को मार दो तो अमेरिका क्या कर देता है? वर्ल्ड वॉर छेड़ देता है। और वो कहावत इसी के लिए होता है कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अमेरिका टोटल 1153 लोगों को जर्मनी के यू बोट ने डुबा दिया, तो उसमें से कितने? केवल 128 व्यक्ति अमेरिकन थे, और अमेरिका क्या हो गया? तुरंत शामिल हो गया किसमें? वर्ल्ड वॉर में शामिल हो गया। नहीं तो अमेरिका शामिल नहीं होता। और सोचो कोविड में अमेरिका के कितने सैनिक गए होंगे? लगभग अनुमान लगाओ, कोविड में अमेरिका के कितने लोग मारे गए होंगे? अच्छा, आपके गांव में आए हुए हैं और सबसे ज्यादा जमीन उनके पास है। बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा बेटा। तो देख लीजिए, यही कहावत है बहुत, वर्ल्ड वॉर छेड़ देता। 100 सैनिकों, 100 लोगों को मार दो, वर्ल्ड वॉर छेड़ देता। ठीक, अगर पता चलता तो चाइना का क्या हाल होता, खुद ही अनुमान लगा लीजिए। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति कब होगी? तमाम सारे लोग मारे जाएंगे। 11 नवंबर 1918 को होगा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की समाप्ति। अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से संबंधित कुछ तथ्य हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से संबंधित तथ्य क्या हो जाएंगे? 18 जून 1919 को पेरिस के शांति सम्मेलन होता वर्ल्ड वॉर के बाद, और 27 देश इसमें भाग ले रहे होते हैं। मगर कोई भी संधि की शर्तें 3 देश जो भी था, ये 3 देश तय कर रहे थे, अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन। ये मेकर थे, ये मतलब रूल मेकर थे। ये 3 देश क्या थे? रूल मेकर, मतलब ये रूल बना रहे थे। ये कुल मिलाकर के 27 देश तो थे, लेकिन सब कुछ तय कर रहे थे कौन? ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका। बाकी किसी से कोई लेना देना नहीं, ये 3 देश ही सब कुछ तय कर रहे थे। ठीक है, पेरिस के शांति के सम्मेलन में जो भी संधियां हुई, शांति की शर्तें हुई, इन राष्ट्रों ने मेन रोल प्ले किया। वो अमेरिका का राष्ट्रपति था वुडरो विल्सन, और ब्रिटेन का प्रधानमंत्री जो था लॉयड जॉर्ज, और फ्रांस का प्रधानमंत्री जो था उसका नाम था जॉर्ज क्लेमेंसो। ये 3 लोग डिसाइड कर रहे थे क्या होना चाहिए। अब चूंकि 18 जून को हुआ, उसके कुछ समय के बाद, 10 दिनों के बाद 28 जून 1919 को इन्होंने जर्मनी के साथ वर्साई की संधि लागू कर दी, और जर्मनी से कहा कि भाई युद्ध के हर्जाना के रूप में आप कितना दोगे? 6 अरब 50 करोड़ पाउंड आप हर्जाना राशि दोगे। और सोचो, एक तो जर्मनी हार चुका है, दूसरे जर्मनी के ऊपर दोषारोपण कर रहे हो आप। करो, हमने आपको बताया था मैसूर का युद्ध। मैसूर के युद्ध में मैंने टीपू सुल्तान की कहानी बताई होगी। टीपू सुल्तान के 2 आधा राज्य ले लिया गया था, श्रीरंगपट्टनम की संधि। टीपू सुल्तान का आधा राज्य ले लिया गया था और उसके दोनों बच्चों को बंदी बना लिया गया था। अब टीपू की कहानी कहीं ना कहीं वही खत्म हुआ और युद्ध का पूरा हर्जाना उसके ऊपर थोप दिया गया। तो वही हाल यही था कि जर्मनी एक तो हारा हुआ और 6 अरब 50 करोड़ पाउंड उसके ऊपर राशि जुर्माना के रूप में ठोक दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं कहानी खत्म हो जाए। ठीक, इसलिए कहा जाता है अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में प्रथम विश्व युद्ध का सबसे बड़ा जो योगदान था राष्ट्र संघ की स्थापना होना। बस
और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ही होने वाली जो वर्साई की संधि थी, यही इसी ने द्वितीय विश्व युद्ध का बीजारोपण कर दिया कि सेकंड वर्ल्ड वॉर होगा ही होगा, सेकंड वर्ल्ड वॉर पूरा का पूरा होगा ही। अमाउंट 6 बिलियन और 500 मिलियन पाउंड का पूरा का पूरा जुर्माना ठोका जाएगा। तो कुल मिलाकर के कह लीजिए कि संधि नहीं था बल्कि बेवकूफ बनाने वाली बातें थी। ठीक है, और इसका परिणाम क्या होगा? जर्मनी में क्या आएगा? नाजीवाद। इसका परिणाम होगा जर्मनी में, जब युद्ध का हर्जाना नहीं दे पाएंगे तो जर्मनी में क्या आएगा? नाजीवाद। नाजीवादी दल यानी कि हिटलर का नेतृत्व, हिटलर आ जाता है। 20 अप्रैल 1889 को वॉन में पैदा हुआ। जर्मन सम्राट विलियम द्वितीय ने 10 नवंबर 1918 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया और 1920 में ही क्या हो गया? हिटलर ने एक नेशनल सोशलिस्ट पार्टी यानी नाजीवादी दल की स्थापना की थी। ठीक, ध्यान रखिएगा, नाजीवादी दल की स्थापना। अब नाजीवादी दल का उदय क्यों हुआ? तो एक पॉइंट बता लीजिए। नाजीवादी दल के उदय का कारण, दल की उदय का कारण, नाजीवादियों को नात्सीवादी कहते हैं, नात्सीवादी भी कहते हैं। इनके उदय का कारण क्या माना जाता है? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध से क्या हुआ भाई? प्रथम विश्व युद्ध से कारणों में प्रथम विश्व युद्ध, नाजीवादी दल के उदय का प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध से क्या हुआ? जन और धन, जन और धन दोनों की हानि, दोनों की हानि हुई। लोगों में आक्रोश की भावना, लोगों में विद्रोह की भावना, विद्रोह की भावना, और विद्रोह की भावना कहीं ना कहीं नाजीवादियों के, हाँ दूसरा हो जाएगा वर्साई की संधि। बहुत बढ़िया आंसर, खत्म, आज खत्म हो जाएगा बेटा, आज खत्म हो जाएगा। ठीक, दूसरा हो जाएगा क्या? वर्साई की संधि। वर्साई की संधि, वर्साई की संधि कहीं ना कहीं अपमानजनक थी, ऐसे कह लीजिए, या अपमानजनक थी, अपमानजनक थी। ठीक, इससे क्या हुआ? ध्यान रखिएगा, ये अपमानजनक थी। अपमानजनक का मतलब कि ऐसे कह लीजिए, जर्मनी के सभी क्षेत्र, जर्मनी के महत्वपूर्ण क्षेत्र, महत्वपूर्ण क्षेत्र मित्र राष्ट्रों ने ले लिया। मित्र राष्ट्रों ने ले लिया, जो महत्वपूर्ण क्षेत्र था मित्र राष्ट्रों ने ले लिया। और जब मित्र राष्ट्र ले लेंगे तो कैसे? इसका परिणाम क्या हो गया? जर्मनी पर हर्जाना, इतना हर्जाना, जर्मनी हर्जाना चुका पा सकने में, हर्जाना चुका पाने में असफल, चुका पाने में असफल हो गया। भाई चुका पाने में क्या हो जाएगा? असफल, दे ही नहीं पाएगा, और दे नहीं पाएगा तो विद्रोह करेगा। और बात अगर हम कर लेते हैं, और बात कर लेते हैं, जर्मनी में आर्थिक संकट चरम पर, आर्थिक संकट चरम पर, आर्थिक संकट चरम पर। ठीक, और कह लेते हैं जर्मनी की मुद्रा का महत्व, जर्मनी की मुद्रा का महत्व समाप्त सा हो गया, महत्व अत्यंत कम हो गया, अत्यंत कम हो गया। जैसे आज मान लीजिए, आज आप 10 रुपए, पहले क्या था 1-1 पैसा 2-2 पैसा भारत में चलते थे। अगर आप 1 रुपया पहले छोटे में थे, 1 रुपया लेकर के आप चले जाते तो आपको खूब बढ़िया सा पैकेट भर के टॉफी चॉकलेट कुछ मिल जाता। आज आप 1 रुपया लेकर के जाए, कोई वैल्यू है नहीं ना। आज तो 1 रुपया भिखारी भी लेना पसंद नहीं करता है। अगर आप दिल्ली में आके भिखारी को 1 रुपया दो तो कहेगा भाई मेरे से ले लेते।
आज जमाना ऐसा 50 पैसा तो खत्म ही हो गया, कहीं नहीं चलता अब तो। 25 पैसा तो भूल ही जाओ। और कभी 50 पैसा 25 पैसे में बढ़िया से चाय पीते थे। वही हाल समय से पहले इसका हो गया, समय से पहले इसका हो गया। जर्मनी का पूरा पैसा खाली हो गया, सब महत्व तो खत्म हो गया, वैल्यू रहा ही नहीं। तो जर्मनी भी कहीं ना कहीं इन सब समस्या का समाधान आदि कर दीजिए। इन सभी समस्या का समाधान जर्मनी के नाजीवादी दल ने प्रस्तुत किया। नाजीवादी दल ने प्रस्तुत किया और जिसका परिणाम हुआ हिटलर का उदय हुआ। ठीक, उसके बाद ही क्या हो जाते हैं मेरे बाबा जी, पूरा मेला। हाँ कह सकते हो कुंती, बिल्कुल उस समय तो कोई दिक्कत नहीं थी। अब बात कर लेते हैं जर्मन वर्कर्स पार्टी। हिटलर का उदय हो गया, हिटलर महोदय क्या क्या करेंगे। जर्मन वर्कर्स पार्टी के संस्थापक कौन माना जाता है? हिटलर। ध्यान रखना, हिटलर को भारत से कोई समस्या नहीं थी, ना भारत को हिटलर से समस्या थी। ठीक, इवन हिटलर कहीं ना कहीं कुल मिला के भारत की मदद ही करता है, विरोध नहीं करता है। जर्मनी भारत का अगेंस्ट कभी नहीं रहा, इवन हमेशा सपोर्ट ही किया। ध्यान रखना, तो हिटलर कितना भी बुरा हो उससे हमारा कोई मैटर नहीं करता, बट ही वाज, वो चाहता था कि भारत आजाद हो, बस उसका तरीका अलग था। वो भारत के लिए कभी बुरा नहीं सोचा। 1933 में हिटलर क्या बनता है? जर्मनी का प्रधानमंत्री बन गया। उस समय राष्ट्रपति कौन थे? तो हिंडनबर्ग ने हिटलर को क्या नियुक्त कर दिया? प्रेसिडेंट अपॉइंट कर दिया, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति ने बनाया। वो कहता था एक राष्ट्र हो एक नेता हो, मतलब एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसी और ने नहीं बल्कि किसने? हिटलर ने दिया था। एक राष्ट्र एक नेता, वो कहता है। हिटलर की आत्मकथा क्या है? माई क्या है? मतलब मेरा संघर्ष है। नाजीवादी दल के प्रचार का कार्य गोएबल्स ने संभाला था। वन नेशन वन लीडर, वन नेशन वन लीडर। जर्मनी का 1933 में हिटलर क्या बनता? प्रधानमंत्री बनता है। और प्रेसिडेंट कौन थे? हिंडनबर्ग। ठीक है। जर्मन सुरक्षा परिषद की स्थापना 4 अप्रैल 1933 को होती है। हिटलर ने 16 मार्च 1935 को जर्मनी में पुनः सशक्तिकरण शुरू करके घोषणा की। उसने कहा बहुत हो गया, अब हम फिर से शस्त्र बनाएंगे और जितना भी हम दे रहे थे, वर्साई की संधि को हम मानने से क्या कर देते हैं? मना कर देते हैं। वो कहता है कि अब मैं वर्साई की संधि नहीं मानूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उसने वर्साई की संधि को मानने से इनकार कर दिया और लगा हथियारों का उत्पादन करना शुरू। 1 सितंबर 1939 को हिटलर ने पोलैंड पर अटैक कर दिया। तो हिटलर की विस्तारवादी नीति जो थी, हिटलर ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं, जर्मनी जैसे पहले था वैसे ही अपना विस्तार करेगा। और इस क्रम में सबसे पहले किसको उड़ाता है? ये विस्तारवादी नीति का पहला शिकार कौन होता? ऑस्ट्रिया। सबसे पहले ऑस्ट्रिया हुआ। एडोल्फ हिटलर के लिए समी विरोधी नीति एक बहुत पॉपुलर थी। का अर्थ होता है कि यहूदी विरोधी नीति हिटलर ने जो चलाई थी उसे कहते हैं समी विरोधी नीति। 30 अप्रैल 1935 को आत्महत्या की। यहूदी विरोधी नीति हिटलर ने, अर्थ होता है समी विरोधी नीति। 30 अप्रैल 1945 को एडोल्फ हिटलर क्या कर लेगा? हत्या कर लेगा। नाजीवादी दल इतने ऐसे होते थे कि जो औरतें बच्चे पैदा कर सकती थी, इस तरह समझिए, जो लड़के योद्धा पैदा कर सकते थे उन्हें सम्मान दिया जाता था, और जो नहीं पैदा कर सकती थी उन्हें अपमानित किया। नाजीवादी दल के दौरान महिलाओं की स्थिति अत्यंत खराब थी, बहुत खराब कंडीशन थी उनकी, समझ लीजिए बहुत खराब कंडीशन थी उनकी एडोल्फ हिटलर के नाजीवादियों के दौरान। और इधर हो गया सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत वहीं से। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर अलग से ही पढ़ लेते हैं। 1 सितंबर 1939 को, यह कितने सालों तक चला? 6 सालों तक चला। इसका 2 सितंबर 1945 को हुआ। इसमें कुल 61 देशों ने भाग लिया, 61 कंट्रीज ने भाग लिया। ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण अभी जस्ट हमने बताया था, इसलिए थोड़ी भूमिका भी बना दी कि जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण करना। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जनरल रीमेल को एक नाम दिया जाता है डेजर्ट फॉक्स।
दौरान जर्मन एक जनरल था जिसे डेजर्ट फॉक्स कहते थे। किसको? रीमेल को कहते थे डेजर्ट फॉक्स। और डेजर्ट फॉक्स के नाम से वायरस शायद बनता है मतलब डेजर्ट फॉक्स कहते थे रीमेल को। ठीक, बहुत खतरनाक था डेजर्ट फॉक्स के नाम से। डेजर्ट फॉक्स कहते थे किसको? जनरल रीमेल को। क्या कहते थे? डेजर्ट फॉक्स के नाम से जाना जाता था। म्यूनिक पैक्ट, म्यूनिक पैक्ट की बात कर लेते हैं। सितंबर 1938 में संपन्न हुआ था। जो पहले जर्मनी ने वर्साई की संधि का 1935 में उल्लंघन किया। जो कारण आपको बता दें, स्पेन में गृह युद्ध का होना। संयुक्त रूप से इटली जर्मनी का पहला शिकार स्पेन बनेगा। संयुक्त रूप से, ध्यान रखना, कंबाइंड रूप से अगर इटली जर्मनी का पहला शिकार कौन बनेगा? तो स्पेन बनेगा। जर्मनी द्वारा सोवियत संघ पर आक्रमण करने की एक योजना ऑपरेशन बारबोसा कहलाती है। एक ऑपरेशन बारबोसा, जर्मनी ने सोवियत संघ पर अटैक कर दिया। और यही जर्मनी की सबसे बड़ी भूल मानी जाती है कि अगर रूस पर वो अटैक नहीं करता, अगर वो अटैक नहीं करता तो काम बन जाता। तो ऑपरेशन बारबोसा कहा गया कि उस पर अटैक करने की जो योजना थी, इसकी सबसे बड़ी भूल मानी जाती है। ऑपरेशन बारबोसा। बारबोसा का नाम सुना आप लोगों ने ना? बताओ, दो बारबोसा मिलते हैं आपको। एक मूवी वाले बारबोसा का नाम बताओ फटाफट जल्दी से कमेंट करके। एक बारबोसा, और दूसरा तो एक भारत में बारबोसा, ड्यूअर्ट बारबोसा आता है जो पुर्तगाली होता है। किसके दरबार में आता है? दो बारबोसा बताया मैंने आपको, तो सभी बच्चों को बताना है। जल्दी जल्दी बताओ फटाफट। चलिए, 23 अगस्त 1939 को जर्मनी रूस पर आक्रमण समझौते पर हस्ताक्षर हुए। और जर्मनी ने रूस पर समझौते का उल्लंघन का आरोप लगा करके जून 1941 में आक्रमण कर दिया। कि जर्मनी ने रूस के समझौते का उल्लंघन किया है। जो उल्लंघन हमारा समझौता हुआ था उसका उल्लंघन किया है। और जर्मनी की ओर से द्वितीय विश्व युद्ध में 10 जून 1940 को इटली ने प्रवेश किया जर्मनी की तरफ से। क्यों इटली प्रवेश करता है? क्योंकि जीतता तो है लेकिन कोई फायदा नहीं। अच्छा, सभी का क्लियर हो रहा ना? क्योंकि लास्ट ही क्लास है आज। अमेरिका के द्वितीय विश्व युद्ध में प्रवेश कब होता है? 8 सितंबर 1941 को। ठीक, तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका का इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो ध्यान रखना, विंस्टन चर्चिल। और अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट अमेरिका का था। चलिए, क्लियर सर, क्लियर सर। क्योंकि ये सब फैक्चुअल है तो फैक्ट आपको याद ही करना है। ठीक है, मोस्टली आपको याद ही करना है, ध्यान रखिएगा। अमेरिका इंटर करता है कब? 8 सितंबर 1941 को। और वर्ल्ड वॉर सेकंड के दौरान प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड कौन हो जाएगा? विंस्टन चर्चिल। कौन हो जाएगा? विंस्टन चर्चिल। और अमेरिका के कौन हो जाएंगे? रूजवेल्ट, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। ठीक है, चलिए। इंग्लैंड के शानदार अलगाववादी नीति का विचारक जो माना जाता है वो कौन? तो सेल्सिवरी। सेल्सिवरी माना जाता है। वर्साई की संधि को आरोपित संधि के नाम से जाना जाता है, जो आपको बता चुका हूं। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय हो जाती है और पराजय का श्रेय किसको दिया जाता है? रूस को। द्वितीय विश्व युद्ध का अंत कब हो जाएगा? 6 अगस्त 1942 को जापान पर बम गिरा दिया जाता है। 6 अगस्त और 9 अगस्त दोनों डेट को गिराया जाता है। 6 अगस्त और 9 अगस्त को बम गिरा करके सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो जाती है। 9 अगस्त को भी द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों का पराजित होने वाला अंतिम देश जापान था। अंतिम देश। अमेरिका ने हिरोशिमा पर फैटमैन और नागासाकी पर लिटिल बॉय दो बम गिरा था। ये वाला रूल रहे थे। हिरोशिमा पर फैटमैन और नागासाकी पर कौन? लिटिल बॉय। हिरोशिमा पर कब गिराएगा? 6 अगस्त 1945 को। और नागासाकी पर कब गिराएगा? 9 अगस्त 1945 को। 1945 को। ये कितना? 100 मेगावाट का था, एटम बम था जो गिरा होता है, एटम बम। ठीक, अंतरराष्ट्रीय द्वितीय विश्व युद्ध में सबसे बड़ा योगदान संयुक्त राष्ट्र संघ का था। ठीक, ध्यान रखिएगा अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में। तो ये हो जाता है आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर और खत्म होती है आपकी क्या? हिस्ट्री। ठीक है, नहीं कल से क्लास नहीं होगी। तो ये थी आप लोगों की हिस्ट्री। और वर्ल्ड हिस्ट्री में 3 टॉपिक आपको खाली पढ़ना है, बाकी मत पढ़िएगा। वर्ल्ड वॉर वगैरह नहीं है, बस ये आपको बता दिया है। वर्ल्ड वॉर से सवाल अभी तक नहीं आया कभी भी, तो वर्ल्ड वॉर आपको पढ़ने की कोई नीड नहीं है।
मर्जी करे तो पढ़े, आपको पुनर्जागरण पढ़ना, आपको औद्योगिक क्रांति पढ़ना, आपको रूस की क्रांति पढ़ना, बाकी आप छोड़ दीजिए, ठीक है। प्रैक्टिस आपका वाईटी पर चलेगा, प्रैक्टिस आपका जो अमोघ सीरीज का प्रैक्टिस हो गया, सारे बच्चे सबसे पहले उसे देख लीजिए। अब कैट वाली प्रैक्टिस को भी देख लीजिए, वो भी आपके काम में आता है, ठीक। हाँ, प्लूटोनियम बम होता है, प्लूटोनियम बेटा। और सभी को भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाएं। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, आप लोगों के वाईटी पे लगातार सेशन, आज का भी इवेंट आप लोग देख लीजिएगा, 11 बजे करवाया गया, आपका करवाया जा चुका है। इवेंट स्पेशल जरूर देखिएगा, क्योंकि वो आपके एग्जाम के लिए बेहद बेहद जरूरी है। आज भी 11 बजे आपकी एक क्लास हुई थी, क्या था आपका आज का टॉपिक जो करवाया था, सन टेम्पल ऑफ कोणार्क, कोणार्क का सूर्य मंदिर करवाया, तो उसको देख लीजिएगा, ठीक। हाँ, उसको सूर्य मंदिर जरूर देखिएगा सारे बच्चे। सबसे पहले जितने इवेंट्स हो गए हैं वहां से प्रैक्टिस करिएगा। 11 बजे होता है ना, 11 बजे होता ही होता है, मतलब फ्राइडे, हर फ्राइडे सैटरडे आपका स्पेशल इवेंट रहता है। हाँ देखो, कुंती ने कहा सन टेम्पल, वेरी गुड बच्चे, मतलब इन्होंने देखा, तो देखना जरूर है सारे बच्चे, कोशिश करो लाइव रहे ताकि आपका कोई क्वेश्चन भी रहे एस्पिरेंट जी। हाँ, सन टेम्पल, वेरी गुड बच्चे, तो आप वहां पूछ भी सको, ठीक है, क्योंकि लाइव क्लास में भी आपके क्वेश्चंस लेते हैं। अगर क्वेश्चन कुछ ऐसा रहा तो अब ये पूछोगे ये क्लास कब चलेगी, वो क्लास, तो इसका कोई लॉजिक नहीं बनेगा। अगर जेन्युइन कोई क्वेश्चन हो तो आप जरूर पूछ लेना, और आपको अगर लग रहा है कुछ स्पेशल पढ़ना और है तो आप वहां पर स्पेशल इवेंट में वहीं पे कमेंट कर दीजिएगा, उसको हम लोग देख लेंगे, ठीक। चलिए, हम भी आप लोगों को बहुत मिस करेंगे, काफी अच्छे बच्चे हैं आप लोग, बहुत मेहनती हैं। अब बस यही है कि आप लोग वर्दी जल्दी से पहने और फटाफट आए वर्दी पहन के, और बिल्कुल बढ़िया से मिठाई लेकर के आना, खिलाना, घर वाली बनी बनाई अच्छी सी मिठाई लेकर के डेली आए, आप सभी बच्चे खिलाएं जरूर। आप लोगों के मिठाई का भी इंतजार रहेगा, जब भी डेली आए मिले जरूर, तो बेसब्री से आपकी मिठाई का इंतजार रहेगा, ठीक है। और सिलेक्शन वाली, खास करके सिलेक्शन वाली, बाकी मिठाई का वैल्यू नहीं है ज्यादा, आप वैसे ले ली कि चलो गुरुजी को मिठाई खिलाते हैं, वो वैल्यू नहीं, वो तो मिठाई हम वैसे ही खा लेंगे, वो तो मिठाई मंगवा करके कितना भी हो तो मैं आपको खिला देंगे। मिठाई हमें वो चाहिए जो सिलेक्शन वाली। मेहनत हमने भी खूब किया है, कुछ नहीं छोड़ा है, जितना संभव हुआ है इतना हिस्ट्री पढ़ाई है कि आप पूरे भारत के किसी भी कोचिंग में चले जाओ, किसी भी कोचिंग की बात मैं करता हूँ, पूरे ऑल ओवर इंडिया में किसी भी कोचिंग की, तो डिफेंस के लिए इतनी हिस्ट्री कोई कोचिंग वाला नहीं पढ़ाएगा जितना मैंने आपको पढ़ाई है, ठीक। विशाल, कोई किताब उताब नहीं, मेन पहले नोट्स पढ़ो, नोट्स के बाद जब टाइम मिलेगा तो कुछ भी पढ़ लेना, ठीक। इतनी हिस्ट्री पढ़ाई है, तो आप सबसे पहले जरूरी है कि जो पढ़ाया गया उसको पहले, सबसे पहले, और आज से समझिए आपकी हिस्ट्री खत्म हो चुकी है, तो आप रिवीजन पे ज्यादा जोर दीजिए और क्वेश्चन जरूर देख लें। अरे मिल जाएंगे, आप लोग ढूंढेंगे, केजीएस मिल जाएंगे कहीं ना कहीं, ठीक। पहले एग्जाम तो दो, मिल तो जरूर जाएंगे, मिलने का क्या है, मतलब अखिल जी चाहते हो गांधी के डेथ पे सेशन लाएं, चाहते हो कि मतलब उधर कांग्रेस वाले बातें करें, उधर भाजपा वाले, हाँ, आपके गुरुजी पहुंच जाए आगे। डेथ कंट्रोवर्शियल पे थोड़ा बचा जाता है, ठीक है, कोई भी कंट्रोवर्शियल होता है उस पे टॉपिक पे हम लोग बचते हैं, और जो आपके एग्जाम में भी नहीं रहते हैं तो इसलिए हम लोग उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। दिल्ली में मिल जाएंगे, टेंशन ना लें आप लोग, केजीएस मोबाइल में डालोगे मिल जाएगा, सेंटर आपको मिल जाएगा, कहीं भी पहुंचेंगे अमरेश सर पूछेंगे, सब बता देंगे। आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है, ठीक। हाँ, तो अखिल जी बच के रहना हम लोगों को बेटा। चलिए, अब आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं, हमारा आशीर्वाद आप लोगों के साथ सदैव है। स्तूप पर ले आएंगे, हाँ, खुशी स्तूप पे जरूर लाएंगे, सांची स्तूप ना, ठीक है, उस पर बनाएंगे हम, हाँ बिल्कुल बेटा। तो चलिए, ढेर सारी शुभकामनाएं, बढ़िया सा परफॉर्म करो, अपना, अपने परिवार वालों का, अपने गुरुजनों का, सभी का नाम रोशन करो। थैंक यू टू ऑल, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।